दोस्तों, इंडिया में करीब 4.5 करोड़ लोग पाइल्स से पीड़ित हैं और हर साल इस संख्या में करीब 10 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइल्स का कोई कारगर इलाज नहीं है, इस वजह से इतने ज़्यादा लोग जो हैं उनको पाइल्स हो रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर इनमें से वो लोग होते हैं जो कि अपनी बात को कहने में हिचकिचाते हैं, डॉक्टर से मिलने में शर्माते हैं और इलाज करने से कतराते हैं। और इसी वजह से इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है और ये नंबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ पाइल्स से छुटकारा पाने में, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही असरदार और बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स के बारे में जो कि आपको पाइल्स से राहत पाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको एनस के इन और अराउंड जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, वो फूल कर एक मस्से की तरह बन जाती हैं और इन मस्सों में आपको पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है या इसके साथ साथ कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी हो सकती है। जितने भी पाइल्स के केसेस होते हैं उसमें से ज़्यादातर केसेस को दोस्तों कंजर्वेटिव मेडिसिन के ज़रिए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, होम रेमेडीज़ की मदद से भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर सीवियरिटी ज़्यादा होती है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आपके अंदर होते हैं और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो बार बार रिकर होती रहती है, यानी एक बार ठीक हो गई फिर दोबारा से आपको आ गई, फिर ठीक हो गई फिर दोबारा से आ गई। इस तरह के जो केसेस होते हैं इनके अंदर आपको मेडिकल अटेंशन की, मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है और इसके साथ साथ कुछ केसेस में सर्जरी भी आपको करवानी पड़ सकती है। लेकिन ये जितने भी सिनेरियोज़ हैं, यानी चाहे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना हो, चाहे आप होम ट्रीटमेंट कर रहे हो या चाहे आपकी सर्जरी होनी हो, इन सभी केसेस में जो टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये टिप्स आपको पाइल्स के सिम्टम्स को कम करने के साथ साथ पाइल्स से परमानेंट छुटकारा दिलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपको करनी है अगर आपको पाइल्स है तो उस केस में वो है सिट्स बाथ लेना। आई एम श्योर कि अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं तो आपने सिट्स बाथ का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक टब लिया जाता है और उस टब के अंदर हल्का गर्म पानी डाल के उसमें बैठना होता है, आपको सिकाई करनी होती है। ये प्रोसीजर दिन में 2 से 3 बार आपको करना होता है और एक बार में आपको करीब 15 से 20 मिनट तक सिकाई करनी होती है। सिट्स बाथ लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप सिट्स बाथ लेते हैं तो इससे आपका इरिटेशन कम होता है एनस में, इससे जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है और पेन में आपको रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ सिट्स बाथ की सिकाई करने से आपके जो रेक्टल मसल्स होती हैं और जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, यानी एनस के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स की हीलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। पाइल्स होने का एक बहुत बड़ा रीज़न कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो अगर आप पाइल्स के मरीज़ हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी पैदा ना हो। अब कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो आमतौर पे सभी लोग आजमाते हैं वो ये है कि आप लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है आप कोई लैक्सेटिव दवा ले लेते हैं, कोई गोली खा लेते हैं और उसकी मदद से आपको पॉटी जो है वो आ जाती है। लेकिन ये एक गलत तरीका है, क्योंकि लैक्सेटिव्स का ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से आप इसके हैबिचुअल बन सकते हैं। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको खाने पीने में ऐसी चीज़ें लें जिससे कि कॉन्स्टिपेशन पैदा आपके अंदर ना हो। अब खाने पीने की जहाँ तक बात है तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि स्टूल सॉफ्टनर होती हैं। स्टूल सॉफ्टनर का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं जो कि हमारे स्टूल्स को सॉफ्ट बनाती हैं और उसको डिफिकेट करने में, बाहर निकालने में मदद करती हैं और वहाँ जो हमारे एनस के अराउंड इरिटेशन है वो उतना नहीं बढ़ पाता है। ऐसी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है अंजीर। अंजीर एक बहुत ही बढ़िया ऐसा नेचुरल लैक्सेटिव है जो कि स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे स्टूल्स के अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ा के उसको सॉफ्ट बना देता है और डिफिकेट करने में आसानी होती है हमें। दूसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है इसबगोल। इसबगोल भी एक बहुत ही बढ़िया ऐसा चीज़ है जो कि आप आराम से ले सकते हैं। इसके अंदर भी आपको स्टूल सॉफ्टनिंग की प्रॉपर्टी मिलती है और ये भी आपके स्टूल के अंदर बल्क बना के उसको सॉफ्ट बना के निकालने में आसानी करता है। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब 2 तरह का फाइबर होता है खाने पीने की चीज़ों में, एक होता है सॉल्यूबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर वो होता है जो कि पानी के अंदर घुल जाता है और एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ओट्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है, तो आपको ओट्स लेने चाहिए।
ओट्स के साथ साथ जो है राजमा के अंदर सॉल्युबल फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और भिंडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप सॉल्युबल फाइबर की पूर्ति के लिए ले सकते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो तो आपको सभी चीज़ों में मिल जाता है। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सब के सब इनसॉल्युबल फाइबर रखते हैं, क्योंकि जितनी भी प्लांट की सेल वॉल्स होती हैं वो सब के सब रफेज का काम करती हैं। उन्हें हमारा जो पेट है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से निकल जाती हैं, हमारे स्टूल्स में जो है वो बल्क फॉर्मेशन करती हैं और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन में हमें आराम मिलता है। सब्जियों की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आप मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, ब्रोकली आप ले सकते हैं, लौकी आप ले सकते हैं, तोरी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं जो कि डाइजेशन में भी आसानी करती हैं और आपको बहुत अच्छा रफेज और बहुत अच्छा फाइबर भी प्रोवाइड करती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देती हैं आपके पेट में। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आपको एप्पल लेना चाहिए, बनाना लेना चाहिए, स्ट्रॉबेरीज आपको लेनी चाहिए, चीकू आप ले सकते हैं, पाइनएप्पल आप ले सकते हैं, कीवी आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं और इसके साथ साथ आपको पाइल्स के केस में स्पेसिफिकली काफ़ी फ़ायदा करती हैं। जब भी आप फ्रूट्स खाते हैं दोस्तों तो कोशिश करनी चाहिए आपको होल फ्रूट खाने की, यानी आपको फ्रूट का छिलका नहीं उतारना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप उसको बिना छिलका उतारे खा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल बनाना है तो वो तो आप नहीं खा सकते, बट फॉर एग्जांपल आप अगर एप्पल को ले लें तो एप्पल आप खा सकते हैं उसको बिना छिलका उतारे। चीकू अगर आप खाते हैं तो कोशिश करिए बिना छिलका उतारे खाने की। नाशपाती अगर आप खाते हैं तो उसको छीलना नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिनका छिलका उतारना ज़रूरी नहीं होता है उनको आपको कोशिश करनी चाहिए कि एज ए होल खाएँ, तभी आपको ज़्यादा बढ़िया क्वांटिटी में रफेज मिलेगा और तभी आपको कॉन्स्टिपेशन में भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सब्जियों के बाद, फ्रूट्स के बाद अगर मैं बात करूं दालों की तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, आप चने की दाल ले सकते हैं, राजमा आप ले सकते हैं, चावल भी आप ले सकते हैं। लेकिन चावल अगर लेते हैं तो कोशिश करिए कि पॉलिश्ड राइस ना हो, ब्राउन राइस आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि पाइल्स के केस में आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको पाइल्स हैं तो आपको उड़द की दाल से बचना चाहिए, अरहर की दाल आपको नहीं लेनी चाहिए, अरबी आपको नहीं लेना चाहिए, बैंगन आपको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स, नॉन-वेज आइटम्स, इनसे आपको बचना चाहिए। अल्कोहल और टोबैको से आपको बचना चाहिए। ये कुछ एक ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि अगर आप पाइल्स के केस में लेते हैं तो आपको इससे जो सिम्टम्स हैं पाइल्स के वो बढ़ने का खतरा रहता है और आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को जितना हो सके इनसे बचिए और बाकी जो चीज़ें आपको खाने पीने की मैंने बताई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। इसके साथ साथ पानी आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। जिन लोगों को भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उनको एक दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी जब आप पीते हैं तो उससे आपका खून भी पतला रहता है, खून का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी एलिमिनेट होते हैं और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है पाइल्स को पैदा करने का। अगर आपकी पाइल्स का जो मास है उसके अंदर स्वेलिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लगती है, बैठने उठने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक का मतलब है कि आजकल बहुत सारे ऐसे रोलर्स आ रहे हैं जो कि आप अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और उसके अंदर बर्फ़ जम जाती है, उससे आप सिकाई कर सकते हैं। या फिर अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली बर्फ़ लेके उसको किसी सूते कपड़े में डाल के उससे भी सिकाई कर सकते हैं। आइस कंप्रेशंस करने से आपको स्वेलिंग में बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपकी स्वेलिंग ज़्यादा है तो आइस पैक आप ज़रूर करिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसका बहुत ख़ास ध्यान आपको रखना चाहिए वो ये कि एक ही जगह पे ज़्यादा देर टिक कर आपको नहीं बैठना है। अगर आप एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, जो कि आजकल बहुत ही आम है, क्योंकि हम लोगों की जितनी भी डेस्क जॉब होती हैं, चाहे हम कंप्यूटर पे काम करें, चाहे हम किसी और क्लैरिकल वर्क में हों या जो भी हम करते हों, या मैं भी हूँ आपके सामने बैठा हुआ, अगर मैं एज ए डॉक्टर मुझे सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है, तो इस तरह की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप हर आधा घंटे में, पौना घंटे में, या जितने भी जल्दी से जल्दी आप हो सके थोड़ा बहुत उठ के 1 मिनट 2 मिनट के लिए थोड़ा टहल लें। ज़्यादा देर अगर लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो एनस होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, आपकी जो वेन्स होती हैं एनस के अराउंड उनके अंदर खून बढ़ने लगता है और स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही लोगों को होती है जिनका डेस्क जॉब होता है, ज़्यादा बैठने का काम होता है। और इसके साथ साथ दूसरी एक जो आपको एहतियात रखनी चाहिए वो ये कि जहाँ पर भी आप बैठते हैं वो चेयर या वो डेस्क या जो भी चीज़ है वहाँ पर सॉफ्ट होनी चाहिए वो, यानी कोई गद्दा आप रख लीजिए उसमें। अगर आप हार्ड सरफेस पे बैठेंगे तो उसकी वजह से भी आपके पाइल के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं।
एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइल्स के मरीजों के लिए, वो ये कि जब भी आपको टॉयलेट जाने की आशंका हो, जब भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपको फ़ौरन चले जाना चाहिए। कभी भी रोकना नहीं चाहिए अपने प्रेशर को। अक्सर क्या होता है, जब आपको पॉटी का प्रेशर आता है और आप उसे रोकते हैं, तो उसके लिए आपकी जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, यानी एनस के आसपास की जो मसल्स हैं, उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पाइल्स अगर आपको है तो उसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, ब्लीडिंग आपको बढ़ सकती है और वहाँ स्वेलिंग भी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेनिंग ना करें। अगर आप टॉयलेट की सीट पे बैठ के स्ट्रेन करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी पाइल्स बढ़ सकती हैं। आपकी पाइल्स की ग्रेड भी बढ़ सकती है, यानी उसके जो मस्से हैं उनका साइज़ भी बढ़ सकता है और आपकी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम में भी आपको इजाफा हो सकता है। पेन भी आपका बढ़ सकता है, इरिटेशन और इचिंग भी आपको ज़्यादा बढ़ सकती है। तो स्ट्रेनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लास्ट एक पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये कि अगर आपको पाइल्स है तो एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज की जहाँ तक बात आती है, तो पाइल्स के मरीजों को कभी भी कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको वेट लिफ्ट करना पड़े या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आपको हो। आप हल्की स्पीड से थोड़ी ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हल्के हल्के वॉक कर सकते हैं। आधा घंटा दिन में, सुबह में या शाम के नंबर में अगर आप वॉक कर लेते हैं या 1 घंटा कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। ज़्यादा कुछ भारी एक्सरसाइजेज या ज़्यादा रनिंग या जॉगिंग इस टाइप की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज आपको ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़े, आपको स्ट्रेन करना पड़े या फिर आपको झटका लगे। तो दोस्तों ये थे वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हर एक पाइल्स के पेशेंट को ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताए गए जो टिप्स थे ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पुराने भी हैं, दूसरी बार देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको सभी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। दोस्तों आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।